कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही हूँ। मैंने तुम्हें 3 दफा फोन किया, तुमने मेरा फोन काट दिया। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, रोज उसे देखते ही उठकर खड़ी हो गई। उसके अंदाज में गुस्सा कहीं पर भी नहीं था, बल्कि वो बहुत लाड से बात कर रही थी, जैसे उससे नाराज हो। मैं हॉस्पिटल गया हुआ था। मेरे एक दोस्त की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मुझे जाना पड़ गया। उसने बहुत सोच समझकर अल्फाज का इस्तेमाल किया था। वो दोस्त मेल था या फीमेल? वो उसे देखकर शक्की अंदाज में बोली, मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता। लड़का ही था। वो उसके अंदाज ने उसे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया था। ओके ठीक है, अब कैसा है तुम्हारा दोस्त? यकीनन वो तुम्हारे लिए बहुत खास होगा, तभी तो तुमने उसके लिए मेरी कॉल काटी। लेकिन अब से ऐसा मत करना। मुझे ये पसंद नहीं। अगर मैं अपनी जिंदगी में किसी को अहमियत देती हूँ तो मैं सामने वाले से भी यही उम्मीद रखती हूँ कि वो भी मुझे उतनी ही अहमियत दे। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? वो उसके सीने पर हाथ रखकर समझाने वाले अंदाज में बोली। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। आप फिक्र न करें। मेरे लिए सबसे अहम मेरी अपनी जात है, बाकी सब बाद में आते हैं। वो आधी बात उसके मुंह पर जबकि बाकी अपने दिल में बोला था। वो उसके लिए फायदेमंद साबित होने वाली थी और इस वक्त उसके लिए सबसे अहम अपना करियर था। ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट है रोज। आप मुझे इतनी ज्यादा रकम क्यों दे रही हैं? अभी तक तो हमारी फिल्म का कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, बल्कि शूटिंग तक हम 3 माह के बाद शुरू करेंगे, तो आप मुझे इतने पैसे क्यों दे रही हैं? वो हैरान हुआ था उसके चेक साइन करने पर। क्योंकि डार्लिंग, तुम वो नौकरी छोड़ रहे हो। अब से तुम उनके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करोगे। और ये तुम्हारे आने वाले काम का मुआवजा है। अब से तुम मेरे एम्प्लॉय हो तो मैं तुम्हें तनख्वाह तो दूंगी ना, वरना तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? ये तुम्हारे पहले महीने की पेमेंट है। एंजॉय करो और फिल्म की शूटिंग की तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो तो 3 महीने के बाद ही शुरू होगी, जब हम सब कुछ डिसाइड कर लेंगे। तब तक तुम एंजॉय करो। वैसे क्या ख्याल है तुम्हारा? आज हम कहीं बाहर न चले घूमने के लिए, तुम्हारी पसंद की जगह पर? मैं जानती हूँ तुम्हें क्लब कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। वो चेक साइन करके उसके हवाले कर चुकी थी, जबकि अब उसके जवाब की मुंतजिर थी। हाँ क्यों नहीं, जरूर हमें चलना चाहिए। मेरे ख्याल में मुझे आपकी पसंद की जगह काफी पसंद आई है, लेकिन आपको मेरी पसंद की जगह और ज्यादा पसंद आएगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर बस ठीक है। आज रात तुम मुझे अपनी पसंद की जगह पर लेकर जाओगे। जहां तुम कहो, रोज तुम्हारे साथ कहीं भी जाने को तैयार है। वो अदा से बोली, और बाहें फैलाए उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसके करीब हुई थी। तो बस ठीक है, मैं शाम को मिलता हूँ आपसे। वो कहकर फौरन ही बाहर निकल गया था, जबकि उसके भागने वाले अंदाज पर वो खुलकर हंसी। वो बहुत ज्यादा खुश था। इतनी बड़ी रकम, और वो भी 1 माह की तनख्वाह। इतनी तो शायद उसके 6 माह की भी नहीं थी। ये क्या हो रहा था उसके साथ? उसकी किस्मत इस तरह से जाग गई थी, या फिर कोई और बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी? जो भी था, ये लड़की तनावुश उसके लिए काफी लकी साबित हुई थी। वो जब से उसकी जिंदगी में आई थी, उसके साथ कुछ भी गलत या बुरा नहीं हुआ था, बल्कि सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। इतनी बड़ी डायरेक्टर उसे खुद आकर सामने से ऑफर कर रही थी, और अच्छी खासी बेहतरीन ऑफर दे रही थी। इतने थोड़े से काम के इस इतने सारे पैसे मिल रहे थे। ये सब कुछ उसके लिए ख्वाब जैसा था। कब सोचा था उसने कि ऐसा भी मुमकिन है? अगर उसकी ये फिल्म हिट हो जाती है तो उसे अपने बाप की दौलत की भी जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर ये फिल्म हिट हो जाती तो उसे असिस्टेंट डायरेक्टर्स के तौर पर परसेंटेज के हिसाब से पैसे मिलने वाले थे, और फिर वो अपनी फिल्म खुद बना सकता था। कोई भी उस पर अपना पैसा खर्च करने को तैयार हो जाता। उसका एक नाम बन जाता, और वो बहुत जल्द इस इंडस्ट्री में एक मकाम हासिल कर लेता, बल्कि अपने ख्वाबों को जी लेता। हाँ, जब से ये लड़की आई थी तब से सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन वो इस लड़की को कोई क्रेडिट भी नहीं दे सकता था। उसके सामने तो हरगिज नहीं। वैसे भी कल रात शराब के नशे में वो उसके साथ बहुत गिरी हुई हरकत कर चुका था।
जिसके लिए वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था, लेकिन इस लड़की के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। वो उसका शौहर था और वो यहाँ ये रिश्ता निभाने के लिए आई थी। अगर उसने उसे छू लिया तो कुछ नहीं था, जिस पर वो उससे इतनी बदतमीजी से पेश आए। पता नहीं वो उसे क्या समझ रही थी। माना कि बहुत हसीन थी। उसका डिम्पल उसे सबसे अलग बनाता था और वो कातिलाना तिल। वो एक लम्हे के लिए उसके नकूश में खोने सा लगा था। वो सच में बहुत हसीन थी और इस वक्त उसके जहन में कल रात आंसुओं से भरी वो सूरत थी, जो कल उसके बेहद करीब थी। हाँ, उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं रहा था, लेकिन अपने दिमाग पर जोर डालने के बाद से लेकर अब तक वो उसकी आंखों के सामने से हटी ही नहीं थी। ये मैं क्या फजूल चीजें सोचने लगा हूँ। मुझे इस वक्त इस लड़की के बारे में नहीं बल्कि रोज के बारे में सोचना चाहिए। मैं उसे कहाँ लेकर जाऊंगा? क्या वो मेरे साथ साहिल समुंदर तक चलना पसंद करेगी? नहीं, उसे भीड़ वाली जगह पसंद है तो मुझे उसे ऐसी ही किसी जगह पर लेकर जाना चाहिए। कुछ सोच ताशफीन, कुछ सोच। यही लड़की है जो तुझे कामयाबी की सबसे ऊपरी सीढ़ी तक लेकर जाएगी। तुझे उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वो अपने दिमाग पर जोर देते हुए मुसलसल तनावुश को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो उसके दिमाग पर इतनी क्यों सवार हो चुकी है। हालांकि उसके लिए उसकी कोई अहमियत ही नहीं थी। उसके लिए सिर्फ उसका करियर और अपना आप अहमियत रखता था, लेकिन न जाने क्यों वो न चाहते हुए भी मुसलसल तनावुश के बारे में ही सोच रहा था। वो फ्रेश होकर किचन में आया था। उसने दरवाजा खोलकर रोज की तरह आज उसे सलाम नहीं किया था और न ही एक्साइटेड हुई थी। शायद कल रात की वजह से। जल्दी से खाना लगाओ और मेरे साथ बाहर चलो। तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेने हैं। तुम्हारी ये मासी जैसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। अब बीवी बनकर आए हो तो तुम पर थोड़ा खर्चा करना तो बनता है। वो सुकून से कुर्सी घसीटकर जैसे अपनी सुबह वाली बातों को सच करने लगा था। क्या मतलब है आपका? मेरे पास बहुत कपड़े हैं। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसने अपनी लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए कहा था। तुमसे पूछा नहीं है मैंने, सिर्फ बताया है। जल्दी से खाना लगाओ और आज रात को मेरे लिए वही पिज्जा बनाना। वो हुक्म दे रहा था, जबकि तनावुश को उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। अपनी कल रात नशे में की हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय वो उल्टा उसे ही उल्टी सीधी बातें सुना रहा था। वो जानती थी कि ये सब कुछ सिर्फ उसे भगाने के लिए कर रहा है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाना चाहती। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो आंखों में नमी लिए बोली थी। कर सकता हूँ डार्लिंग। शायद तुमने कल रात से अंदाजा नहीं लगाया। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी, जबरदस्ती भी। और मैं सिर्फ जबरदस्ती शॉपिंग ही नहीं करा सकता, मैं जबरदस्ती और भी बहुत कुछ करा सकता हूँ। इसीलिए मुझसे पंगा मत लो तो तुम्हारी छोटी सी जान के लिए बेहतर रहेगा। अब खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से। वो एक नजर उसे देखकर अपने खाने की तरफ मुतवज्जिह हो गया। वो उसकी बातों से ये अंदाजा लगा चुकी थी कि वो उसे यहाँ से वापस भेजना चाहता है। अगर तनावुश खुद अपनी मर्जी से वापस घर चली जाती है तो वो अपने बाबा से कह सकता था कि उसका कोई कसूर नहीं। वो खुद ही उसके साथ रिश्ता नहीं निभाना चाहती। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी, क्योंकि उसने आधी रात तक अपने ताया को अपने इस बेटे के लिए आंसू बहाते देखा था। उसकी एक नजर के लिए वो कितना तरसते थे। वो उससे मिलने की कोशिश करते थे, लेकिन वो हर बार उनसे मिलने से इनकार कर देता था। और फिर वो कितने सालों के बाद उसकी आवाज सुन रहे थे जब उसने एक रात को फोन करके अपनी जायदाद मांगी थी। उसे सब कुछ याद था। उन्होंने उसे अपने कमरे में बुलाकर कुछ फैसले सुनाए थे और फिर उसने वादा किया था कि वो उनके बेटे की बदगुमानी दूर करके उसे उनके पास ले आएगी। वो हार नहीं सकती थी, न पीछे हट सकती थी, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। तुम अभी तक यहाँ आराम से बैठी हो। मैंने तुम्हें तैयार होने के लिए कहा था। जल्दी से तैयार हो जाओ। चेंज करो ये कपड़े। बल्कि कपड़े चेंज करने की क्या जरूरत है? तुम वो अबाया पहनोगी या वो चादर लो और जल्दी से नीचे आओ। दरवाजा बंद करके आना। मैं इंतजार कर रहा हूँ।
वो कहकर चला गया था, जबकि वो न चाहने के बावजूद भी उसके साथ जाने पर मजबूर थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो जबरदस्ती भी कर सकता है और कल रात जबरदस्ती की एक झलक तो देख ही चुकी थी। वो न तो उसे छेड़ सकती थी और न ही उसके लिए चैलेंज बन सकती थी। वो अपना किसी तरह का कोई नुकसान कराने के हक में नहीं थी और न ही वो हार कर वापस जा सकती थी। ये अच्छा है, ये लेते हैं। वो एक बहुत खूबसूरत अबाया उसके लिए पसंद कर चुका था। लेकिन मेरे पास अबाया है। अब क्यों लेकर दे रहे हैं? क्योंकि ये मुझे पसंद आया है और तुम प्लीज बहस मत करो। मुझे बहस करने वाली बीवी पसंद नहीं है। ये वाला ड्रेस देखो, इसमें ब्लू या रेड होना चाहिए। वो उससे कहता शॉपकीपर से अंग्रेजी में मुखातिब हुआ था। वो काफी खूबसूरत था, लेकिन उसकी स्लीव्स हाफ थी। मैं आधे नंगे बाजू वाले कपड़े नहीं पहनती, उसने बताना जरूरी समझा था। तो अब से पहनना शुरू कर दो। बाहर तो वैसे भी तुम 10 गज की चादर या बुर्का पहन कर जाती हो। घर पर सिर्फ मैं ही हूँ और मैं तो तुम्हें बिना कपड़ों के भी। खैर मुंह मत खुलवाओ मेरा यहाँ। तुम फजूल में यहाँ लाल पीली हो जाओगी। प्लीज खुदा के लिए थोड़ी शर्म करें। आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। वो अभी बोल ही रही थी कि ताशफीन उसकी कमर में बाजू डालकर उसे अपने बेहद करीब खींच चुका था। डार्लिंग, मैं सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि काम भी कर सकता हूँ। ऐसे वैसे वाले। वो उसकी नाजुक मरमरी कमर अपने बाजू में जकड़ चुका था। आप चाहे कुछ भी कर लें, मैं यहाँ से वापस किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी। वो गुस्से से बोली थी। और कौन कमबख्त तुम्हें अब यहाँ से भेजना चाहता है? बीवी को दूर नहीं भेजा जाता बल्कि अपने करीब रखा जाता है। वो इससे पहले कि मजीद उसे तंग करता, तनाउश उसके हाथ पर अपनी 2 उंगलियों की मदद से अच्छी खासी जोर से चुटकी काट चुकी थी, जिस पर न चाहते हुए भी उसका हाथ उसकी कमर से आजाद हो गया और वो उससे दूर अच्छी खासी फासले पर चली गई। चेहरा अलग से सुर्ख अंगारा हो रहा था। उसकी हालत देख उसे बहुत मजा आ रहा था। यही बेस्ट तरीका था उसे यहाँ से भगाने का। अब वो उसकी कमजोरी समझ गया था। इतनी आसानी से तो वो भी उसे छोड़ने वाला नहीं था। चींटी के भी पर लगे हुए हैं, लेकिन मैं उसके पर काटता नहीं बल्कि उसे मसल देता हूँ। खैर वो देख रहो, इसके बारे में क्या ख्याल है? वो आंख दबाकर इंतहाई बेशर्मी से सामने लटकी वाहियात तरीन नाइटी उसे दिखा रहा था, जिसे देखते ही उसके कानों से धुआं निकलने लगा। इसे पैक कर दीजिए। वो उसके चेहरे पर आए रंग देखते सामने खड़े ओनर को ऑर्डर दे चुका था। तुम इसमें बहुत हॉट लगोगी। वैसे भी ये तंबू पहन पहन कर तुमने अपने इस हुस्न की खूबसूरती को मुझसे छुपा के रखा है। अब मजीद नहीं। अब तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता खुलना चाहिए मुझ पर। ये ड्रेस पैक कर दो। उसने साथ ही उस आदमी को एक और ड्रेस पैक करने के लिए कहा था, जो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी अपनी नजर भी बार बार उसी पर जा रही थी, लेकिन वो उसे कोई फरमाइश नहीं करना चाहती थी कि उसने खुद ही वो ड्रेस पैक करने के ऑर्डर उस आदमी को दे दिए थे। कौन से आइसक्रीम खाओगी? वो एक आइसक्रीम पार्लर के सामने बाइक रोकते हुए उससे पूछने लगा। मुझे वापस घर जाना है। आपके साथ एक लम्हे के लिए भी नहीं रहना। आप चाहे कुछ भी कर ले, मैं नहीं जाऊंगी वापस पाकिस्तान। वो उसे घूरते हुए बोली। आइसक्रीम कौन से खाओगी? वो उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बोला। मुझे चॉकलेट पसंद है। आखिरकार उस पर एहसान करते हुए उसने कुछ हिचकिचाते हुए से अपनी पसंद बताई थी। नाइस चॉइस। बैठो यहाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो कहकर मोटरसाइकिल एक साइड पर रोककर चला गया था, जबकि वो समझ नहीं पा रही थी कि वो उसके लिए इतनी सारी चीजें क्यों खरीद रहा है। कहाँ वो एक एक पैसे का हिसाब करता है और कहाँ उस पर दोनों हाथों से लुटा रहा है। अपने लिए उसने सिर्फ 3 शर्ट्स ली थी। शायद आज उसे उसकी तनख्वाह मिली थी। चलो ये लो, ये सारा सामान लेकर तुम ऊपर जाओ और दरवाजा अच्छे से लॉक कर देना। मैं किसी जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ। वापसी मेरी देर से ही होगी। दरवाजा एहतियात से बंद करना और मेरी शर्ट्स मेरे कमरे में रख देना। और बेकार बैठने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए ऊपर जाकर पिज्जा बनाना। आज मेरा इरादा था जाकर खाने का, लेकिन तुम तो मुझे फ्री की कुक मिल गई हो, तो फजूल में पैसे क्यों बर्बाद करने।
वो अपनी बात करता मोटरसाइकिल स्टार्ट करता वहां से निकल गया था, जबकि वो जैसे तैसे सारी शॉपिंग उठाकर लिफ्ट तक पहुंची थी। कैसा जालिम इंसान था। कम अज कम ये सब कुछ ऊपर तक पहुंचा तो सकता था। वो ऊपर तक पहुंची तो दरवाजे के बाहर एक सफेद लेटर पड़ा हुआ था और वो सामान एक तरफ रखकर उस लेटर को खोलकर देखने लगी। वो शायद उसे कभी भी नहीं खोलती, लेकिन उसके ऊपर उसका अपना नाम लिखा था। उसे कोई इस तरह का लेटर क्यों भेजेगा? पहले तो उसे समझ में ही नहीं आया, लेकिन जल्दी से उसने खोलकर देखना शुरू किया। ज्यादा न सही, लेकिन वो इतना समझ गई थी कि वो न्यूयॉर्क के एक कॉलेज की तरफ से इनविटेशन लेटर था। उसे कॉलेज ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा था और उसकी रिक्वेस्ट वहां एक्सेप्ट कर ली गई थी। वहां उसका एडमिशन हो चुका था, लेकिन उसका एडमिशन किसने कराया था? अब वो इतनी पागल तो थी नहीं कि अंग्रेजों के कॉलेज में जाकर अपनी बेइज्जती कराती। यकीनन उसके शौहर का ही कारनामा था और बाकी उसने एंड पर लिखी ईमेल आईडी में उसका नाम पढ़ लिया था। वो उसका एडमिशन यहाँ के कॉलेज में करा रहा था, लेकिन क्यों? वो तो उसे जल्द से जल्द यहाँ से भगाना चाहता था, तो फिर वो उसे कॉलेज में जलील क्यों कराना चाहता था? वो समझ न सकी। फिर अब ये सारी बातें तो उसके वापस आने पर ही पता चलेंगी। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए वो लेटर वही सामने टेबल पर रखकर किचन में आ गई थी ताकि उसके लिए पिज्जा बना सके। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, और तुम्हें पता है ताइश, मुझे अंदाजा था कि तुम मुझे ऐसी ही किसी तन्हाई वाली जगह पर लेकर आओगे, क्योंकि मैं अंदाजा लगा चुकी हूँ कि तुम्हें ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं है। साहिल समुंदर पर उतरते हुए वो उसे देखने लगी। वो उसके साथ उसकी गाड़ी पर आया था क्योंकि उसे अपनी बाइक रोज के शायान शान हरगिज न लगी थी। और मुझे लगा था कि आपको यहाँ मेरे साथ आना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पार्टीज करना ज्यादा पसंद है। तुम मुझे इतनी रिस्पेक्ट क्यों देते हो, जबकि मैंने तुम्हें तकल्लुफ करने से मना किया है? हम दोस्त हैं। रोज उसकी बात काट कर बोली। क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आपने बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ हासिल किया है और ये सब आपकी काबिलियत है। मैं आपकी काबिलियत को दिल से सराहता हूँ। मुझे आपको इज्जत देकर खुशी मिलती है। उसने मुस्कुरा कर कहा। मुझे लगा तुम मेरी और अपनी उम्र का फर्क सोचकर मुझे इज्जत से मुखातिब करते हो। वो मुस्कुरा दी थी। दोस्तों में उम्र की कैद कहाँ देखी जाती है, और आपके मुताबिक मैं आपका बहुत करीबी दोस्त हूँ। तो फिर ये उम्र वाला टॉपिक हम यहीं पर रहने देते हैं, और आप मुझसे ज्यादा बड़ी तो नहीं हैं। ज्यादा न सही, लेकिन 8-9 साल का फासला होगा हमारी एज में। रोज ने खुलकर बताया। लेकिन मेरे लिए ये एज डिफरेंस कोई मानी नहीं रखता। वो मुस्कुरा कर बात खत्म करने लगा, जबकि रोज भी मुस्कुरा दी थी। ये ठंडी हवाएं, ये खुला आसमान और कदमों तले ये ठंडी रेत, कितना खूबसूरत एहसास है ना। आज तक कभी अकेले में भी मैं इस तरफ नहीं आई। अगर मैं ये कहूँ कि ये शाम मेरी जिंदगी की खूबसूरत शामों में से एक है तो गलत नहीं होगा। उसके साथ चहलकदमी करते हुए वापस गाड़ी तक आई थी। आपको मेरी पसंद पसंद आई, यही बहुत है। उसने मुस्कुरा कर कहा था। मुझे तुम्हारी पसंद भी पसंद है और तुम भी बहुत पसंद हो। तुम्हें पता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम मुझे बहुत अपने लगते हो। वो उसके बेहद करीब आ गई थी। सूरज कब का गुरूब हो चुका था। अब तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और साथ ही बहकी बहकी सी हवाएं। और वो उसके बेहद करीब थी। उसके हसीन चेहरे को देखकर कोई भी मर्द अपनी सुध बुध खो सकता था, और उसे यकीन था कि वो ताशफीन को भी अपनी तरफ रागिब करने में कामयाब रहेगी। इसीलिए तो वो ये इंच भर का फासला मिटाते हुए उसके लबों पर झुकने लगी थी। जब वो अगले ही लम्हे उसे खुद से दूर करता पीछे हट गया था। उसकी इस दर्जा जल्दबाजी पर यकीनन उसने अपनी तौहीन महसूस की होगी। रोज हम दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। मैं इतनी जल्दी इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। आप हमारी दोस्ती को शायद गलत नाम दे रही हैं। वो पीछे हटकर उसे समझाने वाले अंदाज में बोला, जबकि रोज जो उससे वजह जानना चाहती थी कहा लगा कर हंसी। तुम मुस्लिम मर्द भी कमाल के होते हो। आई लाइक यू ताइश। आई रियली लाइक यू। तुम बहुत अच्छे हो और बहुत लॉयल भी। मुझे एक ऐसे ही इंसान की जरूरत थी।
अगले ही लम्हे वो बिना कुछ सोचे समझे उसके सीने से लग गई थी, जबकि वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने के बावजूद भी उसे खुद से दूर न कर सका। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है? वो गाड़ी चलाते हुए उससे मुखातिब हुई थी। वो दोनों वापस जा रहे थे। ताइश ने कहा था कि वो सीधा ऑफिस ही जाना चाहता है क्योंकि वहां से वो अपनी बाइक लेगा। उसने ऑफर की थी कि वो उसे घर तक ड्रॉप कर देगी, लेकिन शायद उसको अपनी मोटरसाइकिल से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत थी। आपको शामिल करके मेरी जिंदगी में 3 लड़कियां हैं, उसने सुकून से बताया, जबकि रोज के चेहरे की सारी रौनक मांद पड़ गई थी। कौन कौन? मेरा मतलब है वो बाकी 2 कौन हैं? वो उसे देखकर सवाल करने लगी। उसका लहजा हक जताता हुआ था। एक मेरी बचपन की दोस्त मायरा है। हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि पहली जॉब तक एक दूसरे के साथ थे और आगे भी रहेंगे, उसने मुस्कुरा कर कहा। सिर्फ दोस्त है या वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है? उसने उसकी बात काट कर कहा, जबकि वो खुलकर मुस्कुरा दी थी। तुम उसे मेरे बारे में बताओगे? उसने जानना जरूरी समझा। वो आपके बारे में सब कुछ जानती है, बल्कि आपकी बहुत बड़ी फैन है। अगर आप उससे मिलेंगी तो शायद वो पागल हो जाएगी। ग्रेट, फिर तो मुझे उसे पागल करके और भी ज्यादा खुशी होगी। वो काफी हल्की फुल्की हो गई थी। हाँ जरूर, मैं आपको उससे जरूर मिलवाऊंगा, उसने खुश होकर कहा था। और दूसरी लड़की के बारे में तुमने नहीं बताया। कौन है तुम्हारी जिंदगी में वो दूसरी लड़की? वो शायद उसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ जान लेना चाहती थी। मेरी कजन है, बहुत प्यारी है, मासूम सी। उसका चेहरा आंखों के सामने आते ही उसके लब अपने आप मुस्कुरा दिए थे। कोई बच्ची है क्या? क्योंकि प्यारे और मासूम तो सिर्फ बच्चे ही होते हैं, रोज ने मुस्कुरा कर पूछा। हाँ बच्ची ही है, सुबह से शाम तक बैठकर कार्टून देख सकती है। अपनी पढ़ाई का बिल्कुल ख्याल नहीं है उसे। उसकी पढ़ाई वापस शुरू करा रहा हूँ मैं, वो अपनी ही धुन में बोलता चला गया। हाँ तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, उसे पढ़ाई पर लगाओ। सारा दिन टीवी देखकर आजकल के बच्चे अपनी आंखें खराब कर लेते हैं। पढ़ाई का तो बिल्कुल होश नहीं होता उन्हें। रोज ने जाने क्यों दिलचस्पी ली थी उसकी कजन में। हाँ बिल्कुल, मैं भी ऐसा ही सोच रहा था। आपको पता है वो इतने नजदीक से टीवी देखती है न, कि मुझे भी यही लग रहा है कि वो एक हफ्ते बाद अपनी आंखें खराब कर लेगी। जमीन पर बैठकर तकिया गोद में रखकर बिल्कुल टीवी के साथ जुड़कर देखती है। हाँ तुम्हें उसका ख्याल करना चाहिए। और हाँ, जब हमारी फिल्म रिलीज होगी ना तो सबसे पहला टिकट उसी को देना, मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट, रोज ने मुस्कुरा कर कहा था। न जाने क्यों उसके बारे में सुनकर ही वो उसे पसंद आ गई थी। अरे नहीं नहीं, वो ऐसी मूवीज नहीं देखती, उसकी दिलचस्पी कार्टून्स में है। वो ऐसी फिल्म नहीं देख सकती जिसमें कोई बोल्ड सीन हो या कोई ऐसा सीन जो काबिले कबूल न हो। वो शायद उसकी पसंद को समझ चुका था। ओह अच्छा, बहुत ज्यादा छोटी है। इट्स ओके, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसे हमारी फिल्म दिखाने की। जब बड़ी हो जाएगी खुद ही देख लेगी। और वैसे भी उसका कजन भी फ्यूचर में बहुत बड़ा डायरेक्टर बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, उसने मुस्कुरा कर कहा, जबकि न जाने क्यों वो उसे नहीं बता पाया था कि वो इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है, बस उसकी पसंद अलग है। तनावुश पिज्जा बनाने के बाद काफी देर उसका इंतजार करती रही। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, शुक्र है वो वापस आ गया था। उसने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। वो घर में दाखिल हुआ तो पहली नजर सामने मेज पर पड़े कागज पर पड़ी थी। सुनो लड़की, ये तुम्हारी एडमिशन फॉर्म आ गई, तैयार हो जाओ, कल से तुम अपना कॉलेज ज्वाइन कर रही हो। बहुत मार ली घर में तुमने अयाशियां, अब से कॉलेज जाना शुरू करो, अपनी पढ़ाई शुरू करो। यहाँ सारा दिन बैठकर क्या करती हो? सिर्फ कार्टून ही देखती हो ना? ये कार्टून आगे जिंदगी में काम नहीं आएंगे, और वैसे भी घर में इतना काम नहीं होता। मैं जानता हूँ तुम सारा दिन फारिग ही रहती हो, कोई काम है नहीं सिवाय छोटे छोटे घर के कामों के, इसीलिए पढ़ाई करो। सिर्फ मैट्रिक पास हो तुम, और तुम्हें पता है ये दुनिया मैट्रिक पास वालों के साथ गंवारों से भी बदतर सुलूक करती है। वो किचन में दाखिल होते अपनी ही धुन में बोल रहा था, जबकि वो उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। सब पता है मुझे,
आप चाहते हैं कि मैं अंग्रेजों के सामने जलील हूँ। वो मेरे सामने पटर पटर अंग्रेजी बोले और मैं उनकी शक्लें देखूं। आप सिर्फ मेरी बेइज्जती कराना चाहते हैं, इसीलिए आपने मुझे कॉलेज में दाखिला दिलवाया है। लेकिन आप भी सुन लीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लें, मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। वो उसे गुस्से में अपने इरादे बता रही थी, लेकिन आवाज और लहजा बेहद मध्यम था। अरे वाह, तुम्हें कैसे पता चली मेरी प्लानिंग? मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझता था, लेकिन अच्छा ही है कि तुम्हें पता चल गया कि मैं किस तरीके से तुम्हें यहाँ से भगाऊंगा, डार्लिंग बीवी। ताशफीन बड़े मजे से उसकी हालत से लुत्फअंदोज होते हुए बोला। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपने यहाँ मेरा दाखिला कैसे कराया? मेरे पास तो मेरी मैट्रिक की सनद भी नहीं थी। क्या यहाँ के कॉलेज ऐसे ही दाखिला दे देते हैं? उसे सच में ये लॉजिक समझ न आया था। वो जब से घर आई थी, ये सवाल उसके जहन में था। बोर्ड से निकलवाया है। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं था कि तुम बोर्ड में सेकंड पोजीशन लेकर पास हुई थी। इसीलिए मैंने तुम्हारा रिजल्ट बोर्ड से निकलवाया और तुम्हें यहाँ पर एडमिशन करा दिया। तो अब तो आपको यकीन आ ही गया होगा ना? वो बड़े गुस्से से बोली थी। उसे ये बात पसंद नहीं आई थी कि वो उसकी पोजीशन पर शक कर रहा था। नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे ताया अब्बू बड़े अमीर हैं और तुम्हारे वारिस भाई बोर्ड में सुपरिंटेंडेंट। कुछ ऊपर नीचे करके तुम्हें पोजीशन दिलवा ही दी होगी। न जाने क्यों उसे उससे बहस करते हुए मजा आ रहा था। हालांकि वो सिर्फ हर वक्त उसे टीवी में घुसा देखकर उसके लिए एडमिशन फॉर्म लेकर आया था। मैं ऐसी नहीं हूँ। अच्छा जी, मैं बहुत लायक हूँ और मैंने सच में पोजीशन ली है। उसे यकीन दिलाते दिलाते वो काफी जज्बाती होने लगी थी। हाँ, तो इस बार पोजीशन लेकर मेरा शक खत्म कर देना। इतना रोना धोना मत करो। सफाइयाँ वो देता है जो गलत होता है। उसने जैसे उसे बहुत पत्ते की बात बताई थी। हाँ, तो मैं आपको दिखा दूंगी कि मैं कितनी लायक हूँ। उसने चैलेंज कबूल कर लिया था। गुड, दिखा देना। मैं देखने के लिए तैयार हूँ। जल्दी से मेरा पिज्जा दो। भूख लगी हुई है मुझे। वो टेबल पर हाथ बजाते हुए बोला, जबकि वो भी फौरन उसकी भूख का सुनकर उसके लिए खाना निकालने लगी थी। ताशफीन ने नोट किया था, वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से निभाती थी। सुबह उसकी आंख खुली तो वो उठकर फज्र के लिए वजू करने लगी। नमाज अदा करके बाहर जाने के बारे में सोच ही रही थी कि उसने अपना इरादा बदल दिया। ताशफीन ने बताया था कि वो सुबह सुबह काम पर नहीं जाएगा, तो उसे भी सुबह उठकर उसके लिए नाश्ता नहीं बनाना था। वो कमरे में ही दोबारा बेड पर लेट गई थी। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। उसे अपने चेहरे पर गर्म सांसों का लमस महसूस हुआ। कोई उसके बेहद करीब उसके चेहरे को मोहब्बत आमेज निगाहों से देख रहा था। पहले तो उसे ये अपना गुमान ही लगा था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसके हवास बेदार होने लगे। कोई था जो उसे अपनी निगाहों के हिसार में लिए हुए था। उसने लम्हे की ताखीर न करते हुए अपनी दोनों आंखें खोलकर खुद पर झुके ताशफीन को देखा था। उसकी सांस सीने में कहीं अटक गई थी, जबकि ताशफीन के स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू उसके नथुनों से टकराती उसे बेहाल कर रही थी। वो बिल्कुल तैयार शयार उस पर झुका हुआ था। उसका एक हाथ उसके लेफ्ट साइड कंधे के पास था, जबकि दूसरा कमर के नजदीक था। उसने कमर के नजदीक वाले हाथ को हटाने की कोशिश की तो ताशफीन, जो पता नहीं कौन से ख्यालों में गुम था, हाथ का सहारा खत्म होते ही उस पर गिरने वाले अंदाज में झुक गया। ये एक बिल्कुल बेख्तियारान अमल था, लेकिन वो दोनों को ही इस लम्हे में कैद कर गया था। इन दोनों को ही खबर न थी कि ये छोटी सी हरकत उन्हें एक दूसरे के इतने करीब ले आएगी कि वो एक दूसरे की सांसों की खुशबू तक महसूस कर सकेंगे। अपने लबों पर उसके लबों का जानलेवा लमस महसूस करती वो तड़प कर उसे खुद से दूर करने लगी थी, लेकिन शायद ताशफीन को उसकी मुजामत पसंद न आई थी। वो जो उस वक्त से संभल कर सीधा होने लगा था, उसकी मुजामत पर अचानक उसके दोनों हाथ सख्ती से अपने हाथों में पकड़ता उसके लबों पर पूरे इस्तेहकाक से झुक गया था। उसकी सांसों को खुद में कैद करते हुए वो पूरी दुनिया भुलाए बस उसके होंठों की नरमी को महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि उसका अंदाज शिद्दत इख्तियार करता गया। जैसे जैसे वो मुजामत करती, उसकी गिरफ्त उसके नाजुक वजूद पर मजबूत होती चली जा रही थी।
जब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे वो सांस तक नहीं ले पा रही थी। न जाने कैसे ताशफीन को उस पर तरस आया तो वो उसके लबों को आजाद करता सीधा होकर बैठा। ये एक ट्रेलर था डार्लिंग, तुम्हें ये बताने का कि मैं शौहर हूँ और हर तरह का हक रखता हूँ। आज के बाद मेरा हाथ झटकने की कोशिश मत करना, और आइंदा ये बात याद रखना कि तुम यहाँ मेरी बीवी बनकर आए हो। मुझे चैलेंज मत करो, मेरे सामने तुम्हारी जान चींटी जितनी भी नहीं है, मसल कर रख दूंगा। अब मेरी सांसों की खुशबू में आसमान में न उड़ना शुरू कर देना। जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाना है। मुझे दोबारा न आना पड़े। अगर मैं फिर से तुम्हारे रूम में आया तो तुम्हारे इस हसीन सरापे की सारी दिलकशी को हक से महसूस करके ही जाऊंगा। वो कहकर दरवाजे से बाहर निकल गया था, जबकि वो कितनी ही देर यूं ही बेड पर पड़ी उसके भारी वजूद के वजन को खुद पर महसूस करती रही। और पता नहीं उसने कब तक यूं ही पड़े रहना था जब दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। तुम तैयार होकर बाहर आ रही हो या फिर मैं खुद आकर तुम्हें तैयार करूं? उसकी गुस्से से भरी आवाज पर वो फौरन उठ गई थी। आ रह रही हूँ, वो बड़ी मुश्किल से बस इतना ही बोल पाए और भागते हुए जाकर अपने लिए कपड़े निकाले। वो बाहर दाएं से बाएं घूमता उसका इंतजार कर रहा था जब वो सादे से लिबास में खुद पर बड़ी सी चादर लिए बाहर निकली। तुम ये चादर लेकर बाहर जाओगी? कॉलेज में चादर लेकर कौन जाता है बेवकूफ? वो अबाया पहनो जो मैंने तुम्हें कल लेकर दिया था, वही पहन कर आओ। अभी उसे पहन लो, बल्कि कुछ दिन बाद शॉपिंग पर चलेगी तो मैं तुम्हें इससे भी खूबसूरत ले दूंगा। और हाँ, कॉलेज में किसी लड़के से बात करने की जरूरत नहीं है और न ही यहाँ की लड़कियों को दोस्त बनाने की जरूरत है। तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही काफी हूँ। जल्दी करो, मैं चाय बना चुका हूँ, टोस्ट पर बटर लगाता हूँ। वो कहकर वापस किचन की तरफ चला गया था, जबकि वो वापस कमरे में आते हुए अपनी चादर उतार कर अबाया पहनने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये उसके साथ क्या हो रहा था। ये दिन शुरू ही अजीब तरीके से हुआ था। उसका नजदीक आना और इस कदर बेबाकी से छूना उसे अंदर ही अंदर उससे खौफजदा कर चुका था। लेकिन फिर दिल में अचानक ही एक सोच आई थी। वो उसका शौहर था, उसका महरम था और वो यहाँ उसके साथ यही रिश्ता बनाने आई थी। उसे इस शख्स के साथ रुखसत किया गया था। उसे उसके साथ जिंदगी गुजारनी थी, लेकिन इस शख्स को अपना भी तो बनाना था। उसे भी तो तनावुश से मोहब्बत करनी थी ना। वो ऐसे तो उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। वो उसके साथ समझौता करने नहीं आई थी। जम गई हो क्या यहाँ पर? जल्दी करो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। वो एक बार फिर से दरवाजे पर खड़े होकर बोला तो वो फौरन अपना स्कार्फ ठीक करती बाहर निकली थी। आज के दिन की दूसरी अजीब बात ये थी कि उसने उसके लिए भी नाश्ता बनाया था। इतना घबरा क्यों रही हो? तुम कोई अनोखी लड़की नहीं हो जो यहाँ इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आई हुई है। उसका हाथ थामकर वो उसे अंदर ले जाने लगा तो उसे उसका हाथ कांपता हुआ महसूस हुआ। यहाँ क्या सब के सब अंग्रेज होंगे? मैं उनसे क्या बात करूंगी? अगर वो मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? वो बहुत नर्वस लग रही थी। तुम किसी से कोई भी बात क्यों करोगी? और अगर तुमसे कोई पूछेगा तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाना, क्योंकि जिनके लिए तुम्हारी पहचान जरूरी है उनसे मैं खुद बात कर चुका हूँ। बाकी दोस्तियां करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया नहीं हूँ कि तुम यहाँ बैठकर गप्पे लगाओगी। सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देना। तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही काफी हूँ। और तुम तो पोजीशन होल्डर हो तो इतना नर्वस होना तुम्हारा बनता नहीं है, क्योंकि मेरे मुताबिक जो बच्चे पोजीशन लेते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। पता नहीं वो उसे हौसला दे रहा था या तंज कर रहा था, लेकिन इस कॉलेज की इतनी बड़ी इमारत देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान थी। वो खामोशी से उसका हाथ थामे आगे बढ़ रहा था। वो उसके साथ अंदर जाने पर मजबूर थी। वो उसे अपने साथ दूसरी बिल्डिंग पर बने प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर आया था और वहां पर बैठे एक उम्रसीदा आदमी से बात करने लगा जो उससे काफी खुशअखलाकी से बात कर रहा था, लेकिन उनकी सारी बातें उसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। एक तो वो बहुत तेज बात कर रहे थे और दूसरा उनका एक्सेंट भी बहुत अलग था। वो चाहने के बावजूद उनकी बातों को समझ नहीं पा रही थी।
आ जाओ अंदर, ये है तुम्हारी क्लास और तुम्हें रोज ही यहाँ पर आकर बैठना है। वो एक कुर्सी पर उसे बिठाते हुए बोल रहा था जबकि काफी सारे स्टूडेंट्स अपने अपने काम में लगे हुए थे। वो काफी घबराई हुई थी। छोटी छोटी स्कर्ट्स पहने लड़कियां शर्म व हया की सारी हदूद क्रॉस करके बैठी थी। उसे तो उन लड़कियों को देखते हुए भी शर्म सी महसूस हो रही थी। ऐसा नहीं था कि उसने ये सब पहले नहीं देखा था। उस दिन जब उसके साथ बाहर गई और फिर शॉपिंग पर गई, उसने बहुत सारी लड़कियों को ऐसी हालत में देखा था। लेकिन इतने करीब से उन आधी नंगी लड़कियों को वो पहली दफा ही देख रही थी। कॉलेज के अंदर दाखिल होते हुए तो कुछ लड़कियों ने उसी की तरह अबाया पहना हुआ था, लेकिन अफसोस कि उसकी क्लास में ऐसा कोई इंसान मौजूद न था जिसका शर्म व हया से कोई ताल्लुक हो। आप कहाँ जा रहे हैं? वो परेशानी से उससे पूछने लगी। उसे यहाँ बिठाने के बाद वो बाहर निकलने लगा था। अपने काम पर जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? मैंने यहाँ की टीचर से बात कर ली है। वो तुम्हारी जरूरत का सामान दे देंगी और तकरीबन 1 बजे के करीब तुम्हारा कॉलेज टाइम खत्म होगा तो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। वहाँ बाहर बैठना। वैसे तुम्हें कहने की जरूरत तो नहीं है कि अकेले बाहर न निकलना, क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी मुंह उठाकर मत निकल जाना। मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। और अब आराम से बैठकर पढ़ाई करो। किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और न ही किसी को मुंह लगाने की जरूरत है। वो प्यार से उसका गाल थपथपाता बाहर निकल गया था, जबकि उसके जाते ही वो एक बार फिर से परेशानी से सब लोगों को देखने लगी थी। वो इतने सारे गोरों में खुद को बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। ताशफीन आज ऑफिस आया तो काफी पुरसुकून था। उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही थी कि आज से वो अपनी पढ़ाई शुरू कर चुकी है। उस दिन ये जानकर ताशफीन को बहुत अफसोस हुआ था कि उसके बाप की दूसरी बीवी ने उसकी पढ़ाई को बेवजह रोक दिया है। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, यहाँ तक कि बोर्ड में पोजीशन हासिल कर रही थी। वो उसकी जहानत को जाया नहीं कर सकता था। ये सोचकर उसने उसे कॉलेज में दाखिला दिलवाया था और दूसरा वो उसके अंदर खुदाएतमादी पैदा करना चाहता था। वो बहुत ज्यादा नर्वस और दबोसी तबीयत वाली लड़की थी। बस वो चाहता था कि वो अपने कदमों पर खड़े होने के काबिल बन जाए और उसे यकीन था कि ऐसा जरूर होगा। सुबह से दोपहर तक वो रोज का इंतजार करता रहा, लेकिन आज किसी जरूरी मीटिंग की वजह से उसे दूसरे शहर जाना पड़ गया था। ऐसे में सारा दिन ऑफिस में बैठकर अपना दिन बर्बाद करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपने लिए एक बेहतरीन काम ढूंढ लिया था। वो सुबह से उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो 2 महीने के बाद उसका शुरू होने वाला था। उसने इस फिल्म में काफी सारी बारीकियों पर नोट्स बनाए थे और साथ ही साथ इस ऑफिस में काम करने वाले कई वर्कर्स की मदद भी की थी। फारिग बैठने से बेहतर था कि वो कोई ना कोई काम कर लेता। अभी वो अपने काम में मसरूफ था जब रोज की तरफ से उसे मैसेज आया। उसने अपनी नोट्स की फाइल रोज के मैनेजर तक पहुंचाकर खुद ऑफिस की राह ली थी, जहां यकीनन रोज उसका इंतजार कर रही थी। वो खुद भी सुबह से रोज का इंतजार कर रहा था। आज वो अपनी फिल्म के बारे में कुछ बात करना चाहता था। उसके पास कुछ अच्छे आइडियाज थे। उसे यकीन था रोज उसके आइडियाज को जरूर सुनना चाहेगी। अमेजिंग! तुमने कमाल कर दिया ताइश। तुमने कैसे किया ये सब कुछ? ये काम मेरी टीम का था जो वो लोग पिछले 28 दिन से कर रहे थे। लेकिन अब तक मुझे उनका एक भी आइडिया पसंद नहीं आया और तुमने एक ही दिन में मेरी टीम के 40 वर्कर्स का काम अकेले कर लिया। तुम बहुत टैलेंटेड हो। मैं तुम्हें पाकर अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगी हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास इस प्रोजेक्ट को लेकर इतनी बेहतरीन आइडियाज थे। कमाल हो गया। हम इस पर जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको मेरे आइडिया पसंद आए। इससे बढ़कर भला मेरे लिए और क्या अच्छा हो सकता है। मुझे तो लग रहा था कि ये सारे आपकी नज़र में फजूल कागजात होंगे, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि आपको मेरी मेहनत की कद्र है। वो सच में खुश हो गया था उसकी तारीफ करने वाले अंदाज पर। पसंद आएंगी। मैं तो इस पर काम शुरू करने वाली हूँ और अपने 40 वर्कर्स को मैं नौकरी से निकालने वाली हूँ। फजूल में बस तनख्वाह ले रहे हैं।
पिछले 28 दिन से मैं उनसे अच्छे आइडियाज मांग रही हूँ और तुम्हारे पास एक साथ इतने आइडिया थे। तुम कमाल के बंदे हो। वो बहुत खुश लग रही थी। तो ठीक है, मैं आगे भी ऐसे ही कुछ आइडियाज आपको दूंगा। मुझे यकीन है वो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। हमारी फिल्म के लिए वो काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। आपको अपनी टीम पर इस चीज के लिए बोझ डालने की हरगिज कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा। ये इतना भी ज्यादा नहीं है कि इस पर आप 40 लोगों को काम पर लगा दें। और वैसे भी आपने मुझे मेरी पेमेंट कर दी है। और पैसे लेकर बेकार बैठने वालों में से मैं हरगिज नहीं हूँ। मैं हक हलाल खाने का आदी हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तुम्हारे काम का मुआवजा जरूर मिलेगा। तुमने इस सब के लिए जितनी मेहनत की है उसके लिए मैं तुम्हें पेमेंट करूंगी। ये काम तुम्हारा नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने इतने अच्छे आइडियाज दिए और जो पैसे मैंने तुम्हें पहले दिए हैं वो तुम्हारे उस काम का हिस्सा हैं जो तुम मेरे साथ करने वाले हो। मैंने तुम्हें वो नौकरी छोड़ने पर मजबूर किया है। ऐसे में तुम किसी तरह के नुकसान में न रहो। मैंने इसलिए वो पैसे तुम्हें दिए थे। और यकीन करो तुम्हारे आइडियाज की कीमत इस रकम से कहीं गुना ज्यादा है। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोल रही थी जबकि वो नफी में सर हिला गया। मैं जब जो काम करूंगा तब पेमेंट लूंगा और फिलहाल आप यही समझे कि आपने जो पैसे मुझे दिए हैं उसके बदले में आपके लिए ये काम कर रहा हूँ और मेरे पास इससे भी बेहतरीन आइडियाज हैं जो मैं आपको कल दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आइडियाज आपको इससे भी ज्यादा पसंद आएंगे। मैं आज से ही उन पर काम शुरू कर दूंगा। वो सुकून से बोल रहा था जबकि रोज उसे देखते रह गई थी। शायद वो उसका कोई एहसान नहीं लेना चाहता था। हाय हैंडसम, काफी मसरूफ लग रहे हो। वो मीटिंग अटेंड करके बाहर निकली तो उसे मसरूफ पाया। नहीं, बस मैं जरा काम कर रहा था। बताएं आपकी मीटिंग कैसी रही? उसने मुस्कुरा कर पूछा था। वो नोट कर रही थी कि जितनी अहमियत वो उसे दे रही थी उस अहमियत को वो सर पर सवार नहीं कर रहा था। वो अपनी हदूद भूला नहीं था। मैंने अपने मैनेजर को तुम्हारा केबिन तैयार करने के लिए कहा था, लेकिन शायद अभी तक काम मुकम्मल नहीं हुआ। शाम तक हो जाएगा तो तुम वहां पर शिफ्ट हो जाना। तुम्हें यहाँ बाहर इन मामूली वर्कर्स के साथ बैठकर काम करने की हरगिज जरूरत नहीं है। और मेरा इरादा 3 बजे के बाद शॉपिंग पर चलने का है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जरूर, क्यों नहीं? उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया जबकि अपने साथ काम करने वाले लोगों को मामूली कहना उसे पसंद नहीं आया था। वो भी तो एक मामूली इंसान था। आओ कॉफी पीते हैं। वो उसे अपने साथ कॉफी पीने की ऑफर कर रही थी। कॉफी में वापस आकर पीऊंगा। मुझे मेरी कजिन को घर छोड़ना है। असल में आज उसका कॉलेज में पहला दिन था। वो बेचारी बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। मैं तकरीबन आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। वो उसे देखते हुए बोल रहा था। तुम्हारी कजिन कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो काफी छोटी है, कार्टून देखती है। वो कुछ सोचते हुए कहने लगी तो वो मुस्कुरा दिया। वो कॉलेज स्टूडेंट है। आज कॉलेज में पहला दिन था। उसे किसी चीज की समझ नहीं है। रास्ते तक नहीं पता है उसे। कहीं खो ही न जाए। वो काफी परेशान लग रहा था। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तुम जाओ और उसे घर छोड़कर आ जाओ। तब तक मैं भी अपने कुछ काम निपटा लूंगी। फिर तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर चलना होगा। जी जरूर, मैं बस 1 घंटे में वापस आने की कोशिश करता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया जबकि वो भी मुस्कुरा कर अपने काम की तरफ मुतवज्जह हो गई थी। हाय, आई एम डेनी। एक प्यारा सा नीली आंखों वाला लड़का उसके सामने अपना हाथ किए उससे कह रहा था जबकि वो चेहरा दूसरी तरफ करके वो रास्ता घूर रही थी जहां से वो आई थी। अरे तुम इस तरह से मुंह फेर कर क्यों खड़ी हो गई हो? कम अज कम मुझसे बात तो करो। वो तकरीबन उसकी तरफ झुकते हुए बोला था। लेकिन वो मजीद चेहरा फेर गई। वो गोरा उर्दू में बात कैसे कर रहा था, ये जानने का तजस्सुस तो उसे हुआ था, लेकिन ताशफीन ने उसे किसी से भी बात करने से मना किया था। खासकर लड़कों से सख्ती से मना किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था अगर इस लड़के का नाम डेनी था तो इतनी क्लियर उर्दू कैसे बोल रहा था। लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं बोल सकती थी। अजीब लड़की हो तुम। मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे नखरे दिखा रही हो।
इसी वजह से तुम मुस्लिम लड़कियों के दोस्त नहीं बन पाते। तुम में बहुत एटीट्यूड है। मुझे भी तुम्हारे मुंह लगने का शौक नहीं है। वो कहकर वहां से जाने लगा था। जब उसने मुड़कर उसे देखा, उसे लगा था वो चला जाएगा, लेकिन वो वहीं उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्या लगा था तुम्हें मैं यहाँ से चला जाऊंगा? हरगिज नहीं। मैं एक बार सोचता हूँ कि मुझे किसी से दोस्ती करनी है तो फिर मैं ऐसे ही नहीं जाता। चलो अब हाथ मिलाओ। मैं डेनी हूँ। अच्छा मैं दानियाल हूँ। अब शायद हाथ मिलाने में आसानी रहेगी। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। लड़की क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो कब से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो कुछ भी बोले बिना अपनी चीजें समेटती दरवाजे के करीब आ गई थी, जबकि डेनी को उसका ये एटीट्यूड हरगिज पसंद न आया था। जब अचानक एक लड़का आकर उसके पास ही बैठ गया। यार तू क्यों इस मुस्लिम लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा है? देख नहीं रहा वो किसी को मुंह नहीं लगा रही? लड़की नहीं, वो मेरी भाभी है। इज्जत से बुला। ओके, और मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर कंफर्टेबल रहे। लेकिन वो बेचारी तो किसी से बात ही नहीं कर रही। तेरा कोई भाई भी है? तूने तो कभी जिक्र नहीं किया। डेनी उसका दोस्त झटका खाकर सीधा हुआ था। बकवास बंद कर। क्या मैंने ताशफीन भाई के बारे में तुझे कुछ नहीं बताया? वो उसे घूरकर कहने लगा। ओह हाँ, तुम्हारा सटेप ब्रदर जो तुम्हारी सेकंड मदर का बेटा है। वो तो तुम्हें मुंह भी नहीं लगाता और तुम उसकी गर्लफ्रेंड से बात करना चाहते हो। बकवास बंद करो। वो उनकी गर्लफ्रेंड नहीं, बीवी है। और हाँ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपने भाई से बहुत मोहब्बत है। तुम्हें पता है, अगर वो चाहते तो अपनी माँ के साथ रह सकते थे, लेकिन मेरी वजह से उन्होंने अपनी माँ को खुद से दूर कर दिया ताकि मुझे माम का प्यार मिल सके। वो मेरे भाई हैं। वो माने या न माने। उसके लहजे में ताशफीन के लिए मोहब्बत थी। वैसे तुम्हें यकीन कैसे है कि यही लड़की तुम्हारे भाई की बीवी है? हो सकता है ये कोई और हो। वो लड़का सोचते हुए बोला। मैंने सुबह अपने भाई के साथ उसे बाइक पर आते देखा था। उस वक्त मुझे क्लास में जाने की जल्दी थी, इसलिए मैं उससे बात नहीं कर सका। और अब वो तुमसे बात नहीं कर रही? उसके दोस्त ने मजे ले लेकर कहा, जब अचानक उस लड़की के सामने बाइक आकर रुकी। डेनी, वो देखो तुम्हारा भाई उसे लेने के लिए आया है। उसने उसका ध्यान सामने की तरफ दिलाया। जब अगले ही लम्हे डेनी उठकर अंदर की तरफ चला गया था, क्योंकि वो जानता था कि उसको देख के उसके भाई का मूड ऑफ हो जाएगा। और यहाँ तो वो जानता ही नहीं था कि उसी कॉलेज में उसका सौतेला भाई भी पढ़ता है। अगर उसे पता चल जाता तो शायद वो अपनी बीवी को यहाँ पढ़ने भी न देता। कैसा गुजरा तुम्हारा पहला दिन? वो उसके हाथ से सारी चीजें थामते हुए चेक करने लगा था। किताबों के साथ लैपटॉप और तमाम जरूरी चीजें मौजूद थीं। उसने एक नज़र सारी चीजें चेक की थी, जबकि वो उसके साथ उसकी बाइक पर बैठने में कामयाब हो चुकी थी और उसने उसके बैठने पर एतराज नहीं किया था। कुछ दिन पहले वो जब उसे शॉपिंग पर लेकर गया था, तब से ही वो एक्साइट होकर बैठ रही थी। और उसने ये सोचकर उसे मना नहीं किया था कि वो जिस तरह पुरसुकून रहती है उसी तरह बैठे। आज सुबह से वो उससे काफी झिझक रही थी। वजह वो जानता था, लेकिन उस वजह को वो अहमियत नहीं दे रहा था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। दिन कैसा गुजरा? वो फिर बोला। बहुत बुरा गुजरा दिन मेरा। कुछ भी समझ में नहीं आया। पता नहीं वो टीचर्स क्या पढ़ा रहे थे। बस एक टीचर अच्छी थी। उन्होंने मुझसे मेरी जबान में बात की और मुझे कहा कि कोई भी मसला हो तो मैं उनसे शेयर कर सकती हूँ। बाकी सब तो अजीब ही था। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वापस अपनी सारी चीजें उससे थाम रही थी। अच्छी बात है। अगर कोई मसला हो जाए तो उनसे पूछ लेना और मैं हूं ना। जो समझ में ना आए मुझसे मदद ले लेना। और वैसे भी ये सब कुछ बहुत आसान है। तुम समझ जाओगी। वो बाइक स्टार्ट करते हुए बोल रहा था जब उसे उसकी आवाज सुनाई दी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी उसके सवाल पर। आपका दिन कैसा गुजरा? शायद वो सारा दिन चुप रहकर थक चुकी थी। तभी ही आज पहली बार उसे उसके दिन का भी ख्याल आ गया। मेरा दिन बहुत बोरिंग, जैसे रोज गुजरता है, कुछ भी न्यू नहीं था।
वो बाइक एक छोटे से रेस्टोरेंट के सामने खड़ी करते हुए बोला, आपने यहाँ क्यों बाइक रोक दी? हम घर चलते हैं ना। क्यों, तुम्हें भूख नहीं लगी? वो उससे सवाल करने लगा। वो तो लगी है, लेकिन यहाँ क्यों? पैसा बर्बाद करना। मैं घर जाकर कुछ बना लूंगी। वो समझाते हुए बोली, बेफजूल पैसे खर्च करने के मैं भी हक में नहीं हूँ, लेकिन आज रूटीन सेट नहीं है। कल से हम अपनी रूटीन सेट कर लेंगे। उसके बाद टाइम मैनेज कर लेना। लेकिन आज तुम्हें भी भूख लगी है और मुझे भी भूख लगी है। इसीलिए पहले हम कुछ खा लेते हैं। वो बाइक से उतरते हुए उसे देखने लगा, जब नजर एक बार फिर से उसके दिल पर अटक गई। उसका छोटा सा नाजुक हाथ थामते हुए वो अपने साथ अंदर ले आया था। उसका मासूम सा हाथ उसके मजबूत हाथ में छुप सा गया था। रोज ने 2-3 दफा से आज दोपहर का लंच करने की ऑफर की थी, लेकिन उसने नहीं किया था क्योंकि उसका इरादा उसके साथ कुछ खाने का था। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जल्दी शुरू करो। ये मैंने तुम्हारे लिए ही मंगवाया है। मैं ये नहीं खा सकती। ये तो बहुत ज्यादा है। उसने परेशानी से अपनी प्लेट देखी थी। हाँ, तुम्हारी चिड़िया जैसी खुराक से ज्यादा ही है और आज से तुम ज्यादा ही खाओगी। कल तुम्हारे ताया साहब यहाँ तुमसे मिलने आ जाएं और तुम्हारी हालत देखें तो वो ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा ही चींटी जितना था, बल्कि कहेंगे कि मैंने तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया। कसम से मैं अपनी जात पर इतना बड़ा इल्जाम कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो जल्दी से खाना शुरू करो। वो हुक्म देते हुए बोला, जबकि उसने भी चम्मच उठाकर खाना शुरू कर दिया था। अब उससे जितना भी खाया जाए, लेकिन वो उससे बहस नहीं कर सकती थी। गुड गर्ल। वो अपनी प्लेट अपने सामने करते हुए खाने लगा। जब अचानक उसका फोन बजा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी अपनी स्क्रीन पर मायरा का नंबर जगमगाते देख। हेलो यार, कहाँ हो तुम? मैं 4 दिन से मुसलसल तुमसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। न फोन उठा रही हो, न मुझसे बात कर रही हो। तुम्हारा व्हाट्सएप भी बंद जा रहा है। वो फोन उठाते ही शुरू हो गया था, जबकि एक लम्हे के लिए तनावुश के हाथ रुके थे। कुछ मत पूछो मुझसे। 4 दिन पहले यहाँ आते हुए अपने मोबाइल का चार्जर भूल आई हूँ। और यहाँ पर ऑडिशन की टाइमिंग बहुत खराब है। सुबह 8 बजे से ऑडिशन शुरू होते हैं रात 10 बजे तक। और इस टाइम में कभी भी मेरा नंबर आ सकता है। मैं रिस्क नहीं ले सकती थी, इसीलिए इतने दिन से तुमसे राब्ता नहीं कर सकी। आज बड़ी मुश्किल से इंतजाम किया है चाचा का। फोन ऑन किया तो तुम्हारे खुशखबरी वाले मैसेज आए थे। जल्दी से बताओ मुझे कौन सी खुशखबरी है? वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर पूछने लगी। जबकि वो बात बेशक मायरा से कर रहा था, लेकिन उसकी नजर सामने बैठी तनावुश पर थी। वो खामोशी से हाथ रोके प्लेट को घूर रही थी। जब उसने प्लेट अपने करीब करते हुए चम्मच भरकर उसके मुंह में डालना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं बताऊंगा कुछ भी। जानने के लिए तुम्हें वापस आना होगा। कितने दिन रह गए हैं? और क्या लगता है कोई चांस है तुम्हारे? वो बातों में मसरूफ उसे खाना खिलाने लगा, जबकि वो पहले हैरानगी से देखने लगी, लेकिन उसके घूरने पर उसने अपना मुंह खोल दिया। शहंशाह खुर्दोसीत, सिवाय आंखें दिखाने के और आता क्या है? वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाए खाना खा रही थी। यार, मुझे तो नहीं लगता मेरा कोई चांस है। जो ऑडिशन देकर बाहर निकलती है वो इतनी खुश होती है, और तुम्हें पता है यहाँ से 200 लड़कियां सेलेक्ट होंगी। और बाद में हमें दूसरे शहर जाना होगा, और उन 200 में से 50 और 50 में से 10 लड़कियां। और फिर उन 10 में से कोई एक लड़की सेलेक्ट होगी जिसे वो रोल मिलेगा। वो बहुत मायूसी से बता रही थी, जैसे उसे यकीन हो कि वो यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकती। वैसे भी इस ऑडिशन में 7 लाख से ज्यादा लड़कियां शामिल थीं। मायरा मेरी जान, वापस आ जाओ। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यू कम कर रही हो वहां पर। अगर तुम्हारी किस्मत में कुछ बनना लिखा हुआ न, तो तुम ऐसे ही बन जाओगी। मुझे ही देख लो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जगह जगह जाकर ऑडिशन नहीं दे सकता था? वापस आ जाओ। खुद को बेमोल मत करो। वो समझा रहा था, जबकि उसके मेरी जान कहने पर वो कड़ी निगाहों से उसे देखने लगी थी। बस मेरा हो गया। मुझे और नहीं खाना। उसने उसका हाथ रोकते हुए कहा, जबकि उसने प्लेट की तरफ देखा, जहां आधे से थोड़ा कम, लेकिन वो अपनी सेहत से काफी ज्यादा खा चुकी थी।
ये किसकी आवाज है? वो तुम्हारी क्यूट सी कजन तुम्हारे साथ है। हाँ, मैं उसे डेट पर लेकर आया हूँ अपने साथ, उसने मुस्कुराते हुए बताया था, जबकि वो अपने जले दिल के साथ अब आगे पीछे देखने लगी थी। वो उसकी बातों को इग्नोर करने की मुकम्मल कोशिश कर रही थी। नाइस चॉइस, लेकिन वो बच्ची है। बख्श दो उसे। तुम्हारे साथ सिर्फ मैं ही जचती हूँ। खुशफहमियों से बाहर निकलो। ये ना हो कि मैं तुम्हें अपने वलीमे पर इनवाइट कर लूं। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा वलीमा, वो भी तुम्हारी एक छोटी सी कजन के साथ। क्या नाम था उसका? हाय ताशफीन, तुमने अब तक मुझे उसका नाम नहीं बताया। नाम के पीछे क्यों लगी हो? क्या वलीमे के कार्ड पर लिखवाने हैं? वो शरारत से बोला। कहा लिखवाना है, नाम बताओ उसका। वो चिढ़कर बोली। नाम क्या है तुम्हारा? मायरा मर जा रही है तुम्हारा नाम जानने के लिए। हमारे वलीमा के कार्ड पर हम दोनों का नाम लिखवाना चाहती है। वो यकीनन मजाक के मूड में था। तनावुश ने उसे घूरकर देखा, फिर सर झुकाकर आहिस्ता से अपना नाम दोहराया। तनावुश ताशफीन इब्राहिम। वो मासूमियत से बोली, जबकि उसके अनाबी लबों पर जानदार मुस्कुराहट थी। हाँ भाई, नाम लिखो। तनावुश ताशफीन इब्राहिम। वलीमा के कार्ड पर राइटिंग का डिजाइन खूबसूरत रखना। वो मजे लेते हुए बोला था। मर जाओ कमीने इंसान, शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे सामने एक बच्ची बैठी है और तुम उसके बारे में ऐसी बकवास कर रहे हो। मायरा को बुरा लगा था। बस अपनी जेब से खर्चा किया हो रहा है। तुम तो मुझे ही शर्म दिलाने लग गई। खैर, जल्दी वापस आओ यार, बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारी बक बक सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। इस दफा वो बिल्कुल संजीदगी से बोला था। यकीनन वो दिल से बोल रहा था। उसके चेहरे पर सच्चाई साफ झलक रही थी। आ जाऊंगी यार, थोड़ा सा सब्र करो। 7 दिन में अगर मेरा नंबर नहीं आया न तो मैं वापस आ जाऊंगी। वो इस दफा काफी बददिल होकर बोली थी। ठीक है, कर लो बर्बाद अपनी जिंदगी के 7 दिन। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो लानत भेजकर वापस आता। उसने कहकर फोन बंद कर दिया। आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती है यहाँ, वो वेटर को इशारा करते हुए बोला, जबकि उसने कोई जवाब नहीं दिया था। और फिर वेटर के आते ही एक आइसक्रीम और एक चाय का ऑर्डर दे दिया। मुझे आइसक्रीम नहीं खानी, चाय पीनी है। और कुछ समझे या न समझे, लेकिन वो हल्की हल्की अंग्रेजी को समझ सकती थी। बच्चे चाय नहीं पीते, वो घूर कर बोला। मैं आपको बच्ची लगती हूँ? 19 साल की लड़की आपको बच्ची नजर आ रही है? इस दफा वो तबकर बोली थी, जबकि 19 साल सुनकर उसका पानी गले से उतरने से इनकार कर गया, बल्कि फव्वारे की सूरत में बाहर आया। 19 साल, वो सचमुच में हैरान हो गया था। वो 13 साल की दिखने वाली लड़की 19 साल की थी। हाँ, 19 साल, सिर्फ 17 दिन कम। उसने कुछ घबराते हुए कहा। ओ माय गॉड, और मैं समझ रहा था कि तुम अगर ज्यादा से ज्यादा भी हुई तो 15 से 16 साल की होगी। यार, ये लड़कियां कितनी बेईमानियां करती हैं हम लड़कों के साथ। वो तो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। मैं बेईमान नहीं हूँ। आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, उसने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा। क्या पूछा नहीं? सबके सामने बैठी बच्ची बच्ची कह रहा हूँ। बोल नहीं सकती कि बच्ची नहीं हो, बड़ी हूँ। हद हो गई फ्रॉडन, वो गुस्से से बोला। ये आइसक्रीम वापस लेकर जाओ और चाय लेकर आओ। बच्ची नहीं है, उसने उर्दू में कहा तो वेटर अजीब तरह उसे देखने लगा। कुछ नहीं, ये आइसक्रीम रखो यहाँ पर। वो उसके हाथ से आइसक्रीम लेकर तनावुश के सामने रखता हुआ खुद चाय के सिप लेने लगा था, जबकि उसे गुस्से में देखकर उसने भी खामोशी से आइसक्रीम खाना शुरू कर दी थी। वैसे कितने अफसोस की बात है, तुम 19 साल की हो और फर्स्ट ईयर में पढ़ती हो। वो बाइक स्टार्ट करते हुए बोला तो इस दफा तनावुश को गुस्सा आने लगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई रोक दी गई थी। उसने गुस्सा दबाकर कहा। बड़े अफसोस की बात है, तुमने अपने लिए कोई एक्शन नहीं लिया। मैं तो तुम्हें मासूम बच्ची समझ रहा था। चलो, छोटी बच्ची है, अपने हक में आवाज नहीं उठा सकती, लेकिन तुम तो 19 साल की हो। मुंह में जबान नहीं है क्या? वो बाकायदा उसका चेहरा अपने हाथ में पकड़कर उसके मुंह के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। बहुत अफसोस हुआ, बहुत लो कॉन्फिडेंसड हो तुम। मुझे नहीं लगा था कि इतनी गई गुजरी हो तुम, और अब मेरे सर पे मुसलत कर दी गई हो।
चलो तुम्हारी उम्र का सुनकर अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोच सकता था, लेकिन जी मैं किसी के सामने कुछ नहीं बोल सकती। मैं इंतहाई लो कॉन्फिडेंस हूँ। मुझे बात करने का सलीका नहीं है और न ही मैं अपने हक में बोल सकती हूँ और न ही मैं आपके काबिल हूँ। इसलिए आप पर मुसलत कर दी गई हूँ, तो आप खुदा के लिए मुझे इस बात के ताने न दें। बोलने पर आई तो एक ही सांस में बोलती चली गई, जबकि वो फुल आंखें हैरत से खोले उसे देख रहा था। मैं तो डर गया। बेबी गर्ल तो बड़ी बड़ी आंखों से डराती है और इसके मुंह में जबान भी है। ये बोलती भी है, लेकिन अफसोस कि अपने हक के लिए नहीं बोलती। और ये तुम इतनी ऊंची आवाज में बात क्यों कर रही हो? बहरा नहीं हूं मैं। और अगर आवाज उठानी ही थी तो मेरे बाप की दूसरी बीवी के सामने उठानी थी, जब वो तुम्हारी पढ़ाई बंद कर रही थी, मुझ पर नहीं। और खबरदार, जो मुझसे आइंदा यूं बदतमीजी से बात की, मुंह तोड़ के रख दूंगा। बैठो। वो बाइक पर इशारा करते हुए बोला। खैर, अंग्रेजी तो सीख ली होगी तुमने कॉलेज में से। फिल्मों ड्रामों में तो लड़की एक ही दिन में कमाल की अंग्रेजी बोलने लगती है। तुम्हें तो मस्त अंग्रेजी आ गई होगी ना? वो इस दफा उसके हाथ से सारी चीजें थाम कर उसे बैठने का इशारा कर चुका था। ये फिल्म चल रही है या कोई ड्रामा चल रहा है? अगर एक ही दिन में अंग्रेजी बोलना आ जाती न, तो वहाँ लड़कियां लाखों के कोर्स करके यहाँ नहीं आती। नहीं आता मुझे कुछ भी बोलना, और न ही मैं अंग्रेजों की अंग्रेजी को समझ पाई हूँ। मुझे बहुत वक्त लगेगा। वो सुकून से बोल रही थी। कोई डर या खौफ नहीं था उसके लहजे में। कहीं कहीं कॉन्फिडेंस भी था और उससे कहीं ज्यादा गुस्सा भी था। यकीनन उसकी बातें उसे बुरी लगी थी, जबकि वो उसकी बात समझकर हाँ में सर हिलाता बाइक स्टार्ट कर चुका था, जब एक बार फिर से अपने फोन की वाइब्रेशन को महसूस किया। उसने रोज से 1 घंटे का वक्त मांगा था, लेकिन अब 1.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका था। यकीनन वो उसका इंतजार कर रही होगी। उसका इरादा तनावुश को घर छोड़ने के बाद वापस जाने का ही था। उसने कहा था कि 3 बजे उसके साथ शॉपिंग पर जाएगा। वो इस तरह के चोंचले उठाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिलहाल ये उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो जानता था कि रोज के साथ वक्त गुजारने में ज्यादा फायदा उसका अपना ही था। और इस वक्त वो मतलबी बना हुआ था। वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोच रहा था। बहुत देर लगा दी तुमने आते आते। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसे अपने ऑफिस में दाखिल होते देखकर वो जल्दी से बोली। मुझे भूख लगी हुई है। मैंने लंच भी नहीं किया तुम्हारी वजह से, और मुझे यकीन है तुमने भी नहीं किया होगा। वो काफी लाज से बोली। जी मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। वो खाना नहीं खा रही थी, बल्कि अगर नहीं तो कुछ नहीं खाती, और अगर खाती भी है तो बस एक दोने वाले। उसकी सेहत न दिन ब दिन गिरती चली जा रही है, इसलिए मैं तो उसके साथ ही खाना खाता हूँ। पहले तो सिर्फ उसके साथ नाश्ता करता था और रात का खाना खाता था, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं दिन में भी उसके साथ ही खाना खाया करूँगा। वो दोपहर में भूखी ही जाएगी, और मुझे यकीन है आप ऐतराज नहीं करेगी। वैसे भी तो आप कह रही थी कि 12 बजे से 3 बजे के दौरान मेरे रेस्ट का टाइम होगा। वो उसके साथ बाहर आते हुए बोला। तुम्हारी ये कजन तुम्हारे लिए बहुत अहम है ना? वो उससे पूछे बिना न रह सकी। वो मेरी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारियां बहुत अहम होती हैं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। जिम्मेदारी मतलब कि उसके पेरेंट्स ने उसका ख्याल रखने के लिए तुम्हें चुना है। हाँ ऐसा ही है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने नहीं, बल्कि मेरे फादर ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मुझे यकीन है कि तुम एक बहुत अच्छे बेटे हो, और तुम्हारी कजन भी तुम्हारे साथ बहुत खुश होगी। तुम उसका ख्याल रखो। उसे यहाँ एडजस्ट होने में वक्त लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के रंग में रंग ही जाएगी। नहीं, मुझे उसे इस माहौल में रंगने का कोई शौक नहीं है। वो बहुत मासूम है और ये दुनिया बहुत खराब है। वो जैसी है बहुत अच्छी है। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो खुद में हिम्मत पैदा करे। मैं चाहता हूँ कि वो हर सिचुएशन को फेस कर सके। गाड़ी में चलाऊं, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? वो ड्राइविंग सीट की तरफ जाने लगी तो उसने पूछा, जबकि उसने मुस्कुराते हुए चाबी उसके हवाले कर दी थी। वाओ सो ब्यूटीफुल। तुम्हें कैसा लग रहा है ये पेंडेंट? वो एक बेशकीमती नेकलेस उसे दिखाते हुए उससे पूछने लगी। अच्छा है।
आपको ये लेना चाहिए। आप पर सूट करेगा। उसने बिना देखे सरसरी अंदाज में जवाब दिया था। हाँ, मुझे भी लगता है। उसने पैक करने के लिए ऑर्डर दे दिया जबकि ताशफीन की नज़र सामने नजर आते बहुत खूबसूरत लेकिन नाजुक से पेंडेंट पर थी। वो वाला मुझे दिखाना, उसने सामने खड़े आदमी से कहा। वो फौरन उसकी निगाहों के मरकज में मौजूद वो नाजुक सा पेंडेंट उसे दिखाने लगा, जिस पर डबल टी के अल्फाज जगमगा रहे थे। खूबसूरत तो बहुत है लेकिन इसमें 2 टी हैं और ये लेडीज का है। रोज ने तबसरा किया था। ये पैक कर दीजिए। उसने रोज की बात को इग्नोर करते हुए कहा। प्लीज ताइश, ये नेकलेस तुम उसे देना जिसका नाम टी से स्टार्ट होता हो, वरना वो बुरा मान जाएगी। रोज ने मुस्कुराते हुए कहा था, जब अचानक उसके फोन पर कॉल होने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो फोन उठाकर कॉल अटेंड करता, रोज ने उसके हाथों से फोन निकालते हुए कॉल चेक की। सामने स्क्रीन पर तहमीना लिखा हुआ था और उस साथ प्रोफाइल पर एक औरत की तस्वीर लगी थी। ये वो कॉल कट करने वाली थी कि उससे पूछने लगी, मेरी माँ है। उसने जवाब दिया तो उसने मुस्कुराते हुए फोन उसे वापस कर दिया था। तुम अपनी मदर से बात कर लो, तब तक मैं कुछ और पसंद करती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने ये डबल टी वाला यकीनन अपनी माँ के लिए खरीदा होगा क्योंकि उनका नाम टी से शुरू होता है। हाउ स्वीट, ये अपनी माम से कितना प्यार करता है। सुनो, मुझे भी टी वाला खूबसूरत लॉकेट दिखाओ। उसने सामने खड़े शॉपकीपर से कहा था जो उसके लिए मुख्तलिफ डिजाइन में टी निकाल कर उसे दिखाने लगा। क्या मसला है आपके साथ? क्यों फोन कर रही है मुझे बार बार? कितनी दफा मना किया है? ये वक्त मेरे काम का होता है। फारिग नहीं बैठा होता मैं कि आपके फोन अटेंड करता रहूंगा। वो गुस्से से बोला था तो दूसरी तरफ से उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। ताशफीन बेटा, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। परसों से बुखार उतर ही नहीं रहा। क्या तुम थोड़ा सा वक्त निकाल कर उससे मिलने आ सकते हो? ये बुखार में मुसलसल तुम्हारा नाम ले रही है। उस शख्स ने बहुत आजिज़ी से कहा। आई एम सॉरी अंकल इरफान, मैं नहीं आ सकूंगा। मैं यहाँ बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर होता तो मैं जरूर आता। और प्लीज आइंदा फोन करने से पहले जरा एहतियात कीजिएगा। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ मुझे फोन यूज करना अलाउ नहीं है। अल्लाह हाफिज। उसने बस इतना कहकर फोन काट दिया था, जबकि वो अब अंदर जाने का इरादा रखता था। उसने देख लिया था रोज उसके फोन पर कॉल आने की वजह से अच्छी खासी नाराज हुई थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं था। वो जहाँ पहले काम करता था वहाँ उसे काम के दौरान फोन यूज करने की इजाजत नहीं थी और यही रूल उसने यहाँ भी अपनाया हुआ था। और रोज उसकी बॉस थी। वो बेशक उसका वक्त अपने लिए ले रही थी, लेकिन हकीकत यही थी कि वो उस वक्त अपनी ड्यूटी आवर्स में था और वो अपने रूल तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तनावुश दरवाजा खोलते ही वापस किचन में भाग गई थी। वो घर दाखिल हुआ तो उसे किचन में मसरूफ पाया। वो समझ चुका था कि वो उसके लिए खाना बनाने में मसरूफ है। वो भी जल्दी से अपना सामान वहीं रखते हुए शर्ट की आस्तीन फोल्ड करता उसके पास किचन में आ गया था। इरादा उसकी मदद करने का था। जाओ, ये मैं कर देता हूँ। तुम आटा गूंद लो। वो हंडी में चम्मच चला रही थी जब उसने आकर चम्मच थाम लिया। अरे नहीं नहीं, आप अभी थके हुए आए हैं। आप आराम करें, मैं बना लूंगी। वैसे भी सब कुछ हो चुका है। सिर्फ 10-15 मिनट का काम है। मैं अभी कर लूंगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा। वो बेचारा थका हुआ आया था। यकीनन घर आते ही उसे भूख लग रही होगी और वो उसे यूं भूखे पेट कामों में तो नहीं लगा सकती थी। वो वापस आई तो नमाज पढ़ते ही उस पर थकन सवार हो गई और वो जरा सी कमर सीधी करने के लिए बेड पर लेटी की वहीं सो गई। उसकी आंख थोड़ी देर पहले ही खुली थी। उसने जल्दी में जो कुछ बन पाया बनाने की कोशिश की थी। वाह, थका आया हूँ। क्यों, क्या मैं हल चला कर आ रहा हूँ? बेवकूफ लड़की, पीछे हटो। ये मैं करता हूँ, तुम बाकी काम कर लो। उसने जरा सा डांटते हुए कहा तो वो भी छोड़ने पर मजबूर हो गई। मैं कर लेती सारा काम, पर कॉलेज से वापस आते ही मुझे नींद आ गई और पता नहीं कैसे मैं सो भी गई। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी आंख खुली है। आज तो असर की नमाज भी कज़ा हो गई।
वो कुछ शर्मिंदगी से काम करती सर झुकाए उसे बता रही थी। हो जाता है कभी कभार। इसमें इस तरह मनमनाने की क्या जरूरत है? ऊंची आवाज में बात किया करो। खासकर मेरे सामने ये बच्चों वाला अंदाज मत अपनाया करो। छोटी बच्ची नहीं हो तुम। उसने जताया था। मैंने कब बच्चों वाला अंदाज अपनाया? वो आटे में हाथ दिए बेहद मासूमियत से बोली थी। देखो लड़की, मेरे सामने यूं मासूमियत से मत बात किया करो वरना आगे मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। पछताओगी तुम। वो उसका चेहरा देखता हुआ नजर चुराकर बोला। मेरा नाम तनावुश है। उसने उसे घूर कर जवाब दिया था जबकि उसकी घूरी भी मासूमियत से भरपूर थी। ताशफीन के दिल ने एतराफ किया था। हाँ तो क्या तनावुश लड़की नहीं है? वो कंधे उचकाकर बोला। लड़की तो है लेकिन इस लड़की का नाम है। इस बार वो मासूमियत की हद कर गई। बेहद कम लेकिन मिठी सी आवाज में वो लड़ाका मूड में उसे अपना नाम याद कराना चाहती थी। मुझे तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं है। जो मेरा दिल चाहेगा वो कहकर पुकार लूंगा। वो बात खत्म कर गया। जबकि इस दफा उसने आगे से कोई जवाब न दिया तो कुछ बदमजा हो गया। ये गर्मी में 10 गज की चादर करके मत फिरा करो। तुम्हारा मौलानी वाला अंदाज पसंद है मुझे लेकिन सिर्फ घर के बाहर। घर के अंदर ये सब मत किया करो। वो हुक्म दे रहा था जबकि खाना बनते ही वो चूल्हा बंद करता किचन से बाहर निकल गया। वो तकरीबन 10 मिनट में वापस आया तो वो रोटियां बना रही थी। वो फ्रेश हो चुका था। कपड़े बदल चुके थे जबकि बिखरे बाल भीगे हुए थे। मैं तुम्हें जाने से पहले कह कर गया था कि ये इतनी बड़ी चादर उतार दो लेकिन लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। वो उसे अभी तक वो चादर लपेटे देखकर कहने लगा। मैं इसमें अच्छा महसूस करती हूँ। उसने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया था। अभी तक वो आज सुबह वाली हरकत भूली नहीं थी और न ही वो 4 दिन पहले वाकई को भूल पाई थी। उस दिन वो नशे में था और उसने काफी गिरी हुई हरकत की थी लेकिन न तो उस हरकत की वजह से वो उससे शर्मिंदा हुआ था और न ही उसने माजरत की थी, बल्कि वो तो कह रहा था कि वो इस तरह के सारे हक महफूज रखता है। माना उसकी बात सही थी लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ इस तरह नहीं चाहती थी। लेकिन मैं अच्छा महसूस नहीं करता तुम्हें इस तंबू में लिपटे देखकर। घर के अंदर कम अज कम नॉर्मल इंसानों की तरह रहा करो। इतनी गर्मी में चूल्हे के सामने खड़े होकर काम कर रही हो और ऊपर से ये इतनी बड़ी चादर लपेटी हुई है। जाओ इसे बदल कर आओ। वो उसे देखते हुए बोला जबकि गर्मी का एहसास यहाँ आने के बाद उसे तो हुआ ही नहीं था। वो कैसे कह रहा था कि यहाँ गर्मी है? मुझे तो गर्मी नहीं लग रही। यहाँ का मौसम तो काफी खुशगवार है। उसने उसे इस टॉपिक से हटाना चाहा था। लड़की, जितना कहा है उतना करो। फजूल में दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। जाओ। वो उसे पीछे हटाते हुए बोला तो न चाहते हुए भी उसे वहां से जाना पड़ा। उसका दुपट्टा न तो छोटा था और न ही बहुत बड़ा था लेकिन फिर भी उसे किचन में आते हुए अच्छी खासी शर्मिंदगी हुई थी। वो इतने छोटे से दुपट्टे में उसके सामने कभी नहीं आना चाहती थी। हाँ, ये कुछ बेहतर है। वो उसे किचन के दरवाजे पर खड़े देखकर पुरसुकून सा बोला था। जबकि वो उसे दूसरी तरफ ही मुंह फेरे अपने काम में मसरूफ देखकर आगे बढ़ी और जल्दी जल्दी बाकी रोटियां बनाने लगी जबकि वो प्लेट में सालन निकालने लगा था। वो आज उसको जरूरत से ज्यादा मदद कर रहा था। वो भी हर काम में। खाना खाने के बाद वो चाय बनाकर बाहर ले आई जहां वो सोफे पर बैठा टीवी पर खबरें देख रहा था। बैठ जाओ यहीं पर, अपना शो देख लेना। बस यही थोड़ी सी खबरें रह गई हैं। उसने नजर टीवी पर जमाए हुए उससे कहा था जबकि वो उसके साथ ही सोफे पर थोड़ी सी जगह बनाकर बैठ गई। वो अपना शो मिस नहीं करना चाहती थी और आज तो सारा दिन बिल्कुल भी टीवी नहीं देख पाई थी इसीलिए उसने इनकार किए बिना बैठना ही बेहतर समझा। जबकि उसके बैठते ही उसकी खबरें खत्म हो चुकी थी। वो रिमोट उसकी तरफ करते हुए खुद चाय का कप उठाने लगा। उसने जरा सा हिचकिचाते हुए रिमोट थामकर चैनल बदल दिया। कौन से कार्टून देखती हो तुम? उसके पीछे अपना हाथ फैलाते हुए वो टीवी की तरफ मुतवज्जे हुआ जहां उसने अपना शो लगाया था। ये बहुत मजे के कार्टून हैं। आप भी देखा करें। बहुत अच्छा लगेगा आपको।
उसने मुस्कुराते हुए उसे ऑफर की, जबकि उसने हाँ में सर हिलाते जैसे ऑफर को एक्सेप्ट किया और मजीद फैलकर सोफे पर बैठा। स्टोरी क्या है? उसने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। उसके सवाल पर वो मजीद एक्साइटेड हुई थी। स्टोरी बहुत अच्छी है। प्रिंस अपनी प्रिंसेस से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन वो गलतफहमी का शिकार है। अब वो प्रिंस उसे यकीन दिलाने के लिए वो पहाड़ी का इकलौता फूल लेकर आएगा, फिर प्रिंसेस पर यकीन आ जाएगा। वो बहुत जोश से उसे बता रही थी, जबकि नजर टीवी पर थी और ताशफीन की नजर उसके लबों पर थी, और उससे भी कहीं ज्यादा नजर उस कातिलाना तिल पर थी जो उसके लबों पर अपना कब्जा जमाए हुए था। एक साया साथ उसके लबों पर उसका, जो न जाने क्यों उसे जलन में मुब्तला कर रहा था। वो बेतहाशा हसीन था, लेकिन उसका कसूर ये था कि वो बहुत गलत जगह पर था। प्रिंस बेचारा बहुत परेशान हालात से गुजर रहा है। आज उसे इस वादी में घूमते हुए 7 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन वो फूल ढूंढने में कामयाब नहीं हो सका। वो बहुत उदासी से बोल रही थी जब अचानक उसने अपना ऊपर वाला होंठ दांतों में दबाया, और इस दफा ताशफीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। वो बेसाख्ता उसके लबों पर झुका। उसका शिकार सिर्फ वो कातिलाना तिल था जो उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। उसका हाथ उसके कंधे के गिर्द मजबूत होता उसे अपने सीने में भींच गया था। वो हर शय से बेगाना होता उस मीठे से लमस को महसूस करने लगा था, जो उसे किसी और ही दुनिया में ले गया था। वो क्या सोच रही थी, क्या कर रही थी, ये सोच उसके दिमाग में भी नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ उसे अपने करीब किए अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर रहा था, जो उस वक्त उसके लबों को देखकर उसके दिल में पैदा हुई थी, ये जाने बिना कि उसका ये जानलेवा लम्स किसी और की जान ले रहा है। क्या है, तुम कांप क्यों रही हो? उसको इस तरह से लर्जते पाकर वो उसके लबों को आजाद कर गया, लेकिन न तो उसके गिर्द से अपना हिसार कम किया था और न ही उसे खुद से दूर किया था। ओह, मैंने तुम्हारा शो खराब कर दिया। तुम एंजॉय करो, मैं आता हूँ। वो उसके करीब से उठते हुए बोला, जबकि वो साकित सी अपने साथ होने वाले इस अजीब व गरीब वाकये को सोच रही थी। उसके साथ हुआ क्या था वो खुद भी समझ नहीं पाई थी। जबकि दूसरी तरफ से दरवाजा बंद हो चुका था। वो अंदर चला गया था। वो कितनी ही देर बंद दरवाजे को देखती रही। उसका ध्यान टीवी से हट चुका था। वो उसके इतने करीब था, इतने ज्यादा करीब कि वो उसकी सांसों को खुद में महसूस कर रही थी। वो उसे इंतजार करने का कहता हुआ कमरे में आया तो उसके लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट थी। वो अलमारी की तरफ आया और अलमारी में मौजूद उसके लिए खरीदा हुआ गिफ्ट निकाला। उसने वेलवेट की छोटी सी सुर्ख डिब्बी में से एक खूबसूरत सा लॉकेट निकाला था जो उसने आज ही उसके लिए लिया था। उसका गला सूना था। उसने किसी तरह का कोई जेवर नहीं पहना हुआ था, इसीलिए उसने आज ये खरीदा था, और अब वो उसे ये देने का इरादा भी रखता था। उसने जिंदगी में पहली बार किसी के लिए तोहफा खरीदा था, जिसे देते हुए उसे अजीब भी लग रहा था, लेकिन जिसके लिए खरीदा था उसे देना तो था ही। पता नहीं उसे मेरी पसंद पसंद भी आएगी या नहीं। नहीं भी आएगी तो भी पहन लेगी। आखिर उसका शौहर पहली दफा उसे कुछ दे रहा है, बल्कि मैं खुद पहनाऊंगा ताकि वो उतार न सके। वो उसका गिफ्ट लेकर मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकला था। उसकी निगाहें अब दरवाजे पर थी जब दरवाजा एक दफा फिर से खुला। वो जैसे ही होश में आई थी, और अगले ही लम्हे वो सोफे से उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी, जब अचानक उसने उसका हाथ थाम लिया। क्या हुआ, तुम्हारा शो खत्म हो गया क्या? वो उसका हाथ थामे बिल्कुल सीरियस अंदाज में पूछ रहा था। नहीं, मुझे नहीं देखना, उसने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? इंटरेस्ट खत्म हो गया क्या? प्रिंस को उसकी प्रिंसेस मिल गई क्या? वो उसका हाथ थामे उसे वापस ऊपर बिठा रहा था। मुझे नींद आ रही है। वो अपना हाथ छुड़वाती वहां से भागना चाहती थी। अरे क्या करोगी सोकर? हम दोनों बातें करते हैं। वो उसे सोफे पर बिठा चुका था, जबकि साथ ही उसके गिर्द अपने बाजू का हिसार भी बना चुका है। नहीं, मुझे सोना है, वो बड़ी मुश्किल से बोली। अच्छा बाबा, सो जाना, उसने मुस्कुराते हुए कहा और अपने हाथ में पकड़ी हुई वेलवेट की डिब्बी खोलने लगा। तुम्हारे लिए एक गिफ्ट ले आया हूँ।
वो मुस्कुराते हुए उसे बता रहा था और अपने हाथ में एक चेन निकालते हुए उसने बिना इजाजत उसका दुपट्टा गर्दन से अलग कर दिया। ये आप का इस तरह से क्यों बात कर रही हो? इस तरह से हकलाना बंद करो। मुझे सख्त नापसंद है तुम्हारा इस तरह से बात करना। उसने बेसाख्ता उसे टोका था, जबकि अब तो वो बाकायदा कांपना शुरू कर चुकी थी। जब उसका लमस अपनी गर्दन पर महसूस हुआ, वो बेजान सी अकड़ कर उसके सामने बैठी हुई थी, जैसे उसकी इजाजत मिलते ही वहां से भाग निकलेगी। जबकि वो यूं ही बैठे बैठे उसे चेन पहनाने की कोशिश कर रहा था, जो नाकाम होने पर उसने उसके कंधे को जरा सा अपने करीब करते खुद उसके कंधे से पीछे झुका था। लेकिन यहाँ उसके लिए एक और इम्तिहान था, एक और कातिलाना जानलेवा होंठ के दोगुना खूबसूरत तिल जो उसे अपनी तरफ बुरी तरह से रागिब कर गया था। उफ, ये यहाँ भी कहाँ कहाँ हुकूमत कर रहे हैं ये तिल मेरी मिल्कियत पर। वो बरहम हुआ और बिना उसकी परवाह किए उसके इस कातिलाना तिल पर अपने लब रख चुका था। अंदाज में शिद्दत थी, तनावुश एक बार फिर से कांप कर रह गई थी। मुझे इस शराकतदारी से उलझन हो रही है, इससे कहो मेरे सामने ना आया करे। वो अपनी शिद्दत उस नाजुक बेजान से तिल पर लुटाता उसे उसी के बालों के पीछे छुपा गया था, जबकि उसका वजूद बुरी तरह से लर्ज रहा था। कुछ भी सोचने समझने की हिस नजी सुब क्या करती थी, वो उसके अंदर थी ही नहीं। लोगों का एक दुश्मन होता है, मेरे दो हैं और न जाने कितने दिनों से छुपा के रखे हैं। उसका चेहरा देख एक बार फिर से बेहद नरमी से उसके होंठों के ऊपर मौजूद तिल को चूमता उठा था। तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा? सुबह बता देना। इस वक्त मेरे ख्याल में तुम अपनी हवासों में नहीं हो। वो उसका नाजुक सा वजूद अपनी बाहों में उठाता उसे उसके कमरे में लेकर आया था, और यूं ही उसे उसके बेड पर लिटाते हुए वो उस पर ब्लैंकेट ठीक करने लगा। मैं तुम्हें ज्यादा दिन इस कमरे में नहीं रहने दूंगा। आदत डालो मेरी आहिस्ता आहिस्ता। फिर तुम्हें दूसरे कमरे में उस हैसियत से रहना है जिस हैसियत से मैं तुम्हें पाकिस्तान से यहाँ लेकर आया हूँ। ताशफीन उसकी आंखों में आंखें डालकर नरमी से उसके दिल को चूमता लाइट ऑफ करता कमरे से बाहर निकल गया था। कमरे में आया तो उसका फोन बज रहा था। फोन पर मायरा की कॉल आते देखकर उसने मुस्कुराते हुए फोन अटेंड कर लिया था। तुमने उसे बता दिया? पहला सवाल यही आया था। वो बेवकूफ थोड़ी है, अब तक इतना तो जान ही चुकी होगी। और वैसे भी वो पाकिस्तान से यहाँ मेरे लिए ही तो आई है। बेवकूफ आदमी। बेशक वो पाकिस्तान से यहाँ तुम्हारे लिए ही आई है, लेकिन लड़कियाँ बहुत नाजुक दिल की होती हैं, उन्हें बताना पड़ता है। हाँ तो बता दूंगा मैं उसे, और उसे खुद भी पता चल जाएगा। तुम सुनाओ तुम्हारे दिल का क्या हाल है? कहीं मेरी बेवफाई के गम में मरमरा तो नहीं गई? बस बहुत दुखी हूँ, अभी आधी मर चुकी हूँ। बाकी ऑडिशन मार डालेंगे। और जब मैं पहली दफा मिली थी तुमने क्यों नहीं बताया था मुझे कुछ भी? वैसे तुमसे बहुत ज्यादा छोटी नहीं। बस करो मायरा, और कितनी बातें करोगी? उसको छोटी छोटी करके तुमने बिल्कुल बच्ची बना दिया है। तुम्हारे ये बच्ची बच्ची करने की वजह से मैं भी उसे बच्ची समझने लगा था। मुझे तो बहुत छोटी सी लगी थी, और अगर तुम मुझे पहली मुलाकात में बता देते तो मैं इतना कुछ नहीं सोचती। वैसे है तो बहुत मासूम सी, मुझे तो बहुत पसंद है। वो बहुत खुशी से बोल रही थी। हाँ मुझे भी। तुम अब जल्दी वापस आने की कोशिश करो, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। सुबह बात करूंगा। वो अलविदाई कलाम अदा करता फोन बंद कर चुका था, जबकि वो भी कल ऑडिशन पर जाने वाली थी, इसलिए उसे भी सोने की जल्दी थी। न तो उसे ठीक से रात को नींद आई थी और न ही वो ठीक से सो पाई थी। वो सारी रात उसी के बारे में सोचती रही। फज्र की नमाज अदा करके वो बाहर आकर नाश्ता बनाने लगी थी। उसकी सोचें बहुत अजीब होती जा रही थी। ये शख्स बहुत अजीब था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपने और उसके रिश्ते के बारे में क्या सोचता है। क्या ताशफीन ये रिश्ता निभाना चाहता था? क्या वो ये रिश्ता रखना चाहता था? अगर हाँ तो इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा था? अगर वो उसके साथ ये रिश्ता निभाने के लिए तैयार हो जाता तो ताया अब्बू कितने खुश होते हैं। उसका पहला ख्याल ताया अब्बू की तरफ गया था। नाश्ता बनाकर बाहर निकली तो वो भी जाग चुका था। अरे आज तो तुम जल्दी जाग गई। नाश्ता भी बना लिया?
वेरी गुड। चलो जल्दी से करो नाश्ता और कॉलेज जाने की तैयारी करो। और लॉकेट कहाँ है तुम्हारा? वो उसके करीब खड़ा बोल रहा था जब निगाहें उसकी गर्दन पर गईं जो खाली थी। वो उतार दिया। वो अटक अटक कर बोली। क्यों? किसकी इजाजत से? क्या इसलिए पहनाया था कि उतार कर फेंक दो? वो बहुत गुस्से से उसे देखते हुए बोला। वो, मैं पहन कर आओ अभी और उसी वक्त। और अगर ये आइंदा मैंने तुम्हारी गर्दन से गायब देखा तो मैं तुम्हारी गर्दन ही गायब कर दूंगा। मेरी किसी भी चीज को खुद से दूर करने की गलती कभी मत करना मिसेस ताशफीन इब्राहिम, वरना बहुत पछताओगी। वो उसे गुस्से से देखते हुए बोला तो वो सहम कर फौरन कमरे में गई थी। और वो लॉकेट जो उसने सुबह वजू करते हुए उतार कर वॉशरूम में रखा था जल्दी से पहनने लगी। न जाने क्यों उसकी निगाहों से उसे खौफ आने लगा था, जबकि रात की इंतहाई कुर्बत की वजह से उसका दिल अब तक सूखे पत्ते की तरह लर्ज रहा था।